अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम बात करेंगे ऑर्डर 41 की। ऑर्डर 41 बेसिकली ये है कि अपील फ्रॉम डिक्री। और जब ऑर्डर 41 का जिक्र किया जाता है तो इसके साथ हमें कुछ सेक्शन भी पढ़ने पड़ते हैं सीपीसी के। सेक्शन सबसे पहले 96, 97 और उसके बाद 106 और 108 और सॉरी 107 एंड 108। ये 6 से लेकर 99 तक जाती है अपील के लिए। उसके बाद 106 से 108 ये अपील के लिए बेसिकली है। लेकिन लॉग एड में जो हमारे पास हिस्सा है वो सिर्फ 96 सेक्शन पूछा गया। हमसे ज़्यादा सेक्शन नहीं पूछेगा, इसलिए हम 96 को देखेंगे और उसके साथ हम 41 को देखेंगे। एक डिग्री जब पास होती है तो उसकी सारी स्टेजेस हमने पढ़ी है कि कौन कौन सा केस दायर होता है। सेक्शन 9, 10, 11, उसके बाद फिर आगे स्टेजेस पढ़ी। उसके बाद डिग्री पास हो गई। डिग्री पास होने के बाद जो अपील उसके ख़िलाफ़ होती है वो अपील की जो डेफिनेशन दी गई है 96 में दी गई है। अब जो उसका प्रोसीजर देखना है हमने कि 96 सेक्शन के मुताबिक जो अपील बताई गई है उसका प्रोसीजर क्या है। उसका जो डिटेल प्रोसीजर है वो ऑर्डर 41 में, ऑर्डर 41 में। तो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ अपील, रूल 1 की बात करते हैं। अपील कैसी होगी या उसका तरीक़ेकार क्या होगा। व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड। अब इसमें बात ये करता है कि अपील होगी कैसी और अपील के साथ क्या होगा। व्हाट टू अकम्पनी मेमोरेंडम यानी उस अपील के साथ क्या क्या अटैच होगा। एवरी अपील शैल बी प्रेफर्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम साइंड बाय द एपीलांट। एपीलांट होता है अपील गुजार। साइन बाय द एपीलांट और हिज प्लीडर, और उसके वकील से साइनशुदा होगी। एंड प्रेजेंटेड टू द कोर्ट और टू सच ऑफिसर एज इट अपॉइंट्स इन दिस बिहाफ। वो यानी जो भी अपील होगी एक तो मेमोरेंडम की फॉर्म में होगी। मेमोरेंडम की फॉर्म में कोई अलग से पहचान नहीं है। जिस तरह एक केस प्रॉपर तैयार किया जाता है ना उसी तरह तैयार होगी। यानी किस अदालत में जा रही है, टाइटल क्या है, किसके खिलाफ है, उसकी कॉल यानी अब डिमांड क्या कर रहे हैं, अपील सब्जेक्ट मैटर अपील है, उसी तरह उसकी ग्राउंड्स बनाएंगे, उसके ऑर्डर और सारा कुछ मैटर लिखेंगे। उसके नीचे क्या लिखेंगे, उसका रिलीफ क्लेम करेंगे जो हम क्लेम कर रहे हैं। यानी एक पूरे प्रोसीजर के साथ बनानी जिस तरह एक दावा तैयार करते हैं। मेमोरेंडम का वर्ड थोड़ा सा चेंज किया गया है, बाकी सिंपल वर्ड में यही है कि जैसे केस तैयार करते हैं ना अपील भी वैसे ही तैयार होनी चाहिए। मेमोरेंडम को देख के परेशान नहीं होना कि पता नहीं कौन सा वर्ड आ गया। उसने बताया ये है कि एक प्रोसीजर के तहत, ये नहीं कि ऐसे चंद लाइनें लिखी और अपील नहीं। वो कहता है कि जो उसका प्रॉपर तरीकाकार है उसी मुताबिक आना चाहिए, उससे आगे पीछे नहीं। नेक्स्ट बात करता है जो अपील है वो अपील गुजार के साइन शुदा हो। अपील गुजार और उसका जो वकील है, जो उसका प्लीडर है, उसके भी साइन शुदा हो। दूसरी ये अपील को अदालत में पेश किया जाए या उसकी तरफ से जो रेफर्ड करदा बंदा होता है। रेफर्ड करदा कौन से बंदे होते हैं, वही जो रिसीविंग ब्रांच वाले बैठे होते हैं, दायर की ब्रांच जिसको हम कहते हैं, उधर पेश की जाए। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द मेमोरेंडम शैल बी accompanied by a copy of decree appealed from and unless the appellate court dispense therewith or of the judgment on which it is founded। अब डिस्पेंस एप्लीकेशन का मैं साथ बताता हूँ। अब बात ये करते हैं कि जो वो अपील आप दायर करेंगे जिस डिग्री के ख़िलाफ़ अपील दायर की। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिग्री है, इसके ख़िलाफ़ अपील आ गई, आपने अपील दायर की। अब नीचे जब कोर्ट में आपने अपील बना ली है ना तो लॉ कहता है कि ये जो इसकी कॉपी है ये भी साथ अटैच हो, अटेस्टेड कॉपी। अगर उस ऑर्डर की आपके पास अटेस्टेड कॉपी नहीं है तो साथ आपने डिस्पेंसेशन की एप्लीकेशन लगानी है ताकि आपको छूट मिल सके, उसमें रिलीफ मिल सके कि हमारे पास अटेस्टेड कॉपी नहीं है, लिहाजा जब कोर्ट डिमांड करेगी हम प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन अभी के लिए हमें केस हमारा एक्सेप्ट कर लीजिए। डिस्पेंसेशन एप्लीकेशन का मकसद बेसिकली ये होता है। फर्दर पढ़ो। इसका रूल 1 का सब रूल 2 है।
कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का कंटेंट क्या होगा, उसमें लिखा क्या होगा। रूल 1 का ही सब रूल 2 है कि उसका कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ अपील। द मेमोरेंडम शेल सेट फोर्थ विद कंसाइजली, यानी इंतहाई मुख्तसर, एंड अंडर डिस्ट्रिक्ट हेड, यानी वाज़े तौर पर पैरा बाई पैरा, द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन टू द डिक्री अपील्ड फ्रॉम विदाउट एनी आर्गूमेंट और नरेटिव एंड सच ग्राउंड्स शैल बी नंबर्ड कंसेप्टिवली। बात यह है कि जो भी आपकी अपील आपने दायर करनी है इंतहाई मुख्तसर, पैरावाइज, और जो आपके ऑब्जेक्शन है वो भी नंबर वाइज होने चाहिए। ये नंबर फलां है, ये नंबर फलां है, ऑब्जेक्शन नंबर वाइज तरतीब वाइज लाने हैं। दूसरी बात ये है कि जब भी अपील दायर करनी उसमें आर्गूमेंट्स नहीं होने चाहिए। जब हम केस की बात करते हैं, प्लेंट की दावे की बात करते हैं, तो उसमें वो क्या कहता है, उसमें वो पहली बात इब्राहिम ये करता है कि जब एक दावा दायर करना है उसमें फैक्ट्स लिखने हैं, एविडेंस ऐड नहीं करने। ठीक है, इधर वो कहता है कि जब अपील दायर करनी है तो कंटेंट कंसाइज लिखना है, सिंपल लिखना है, मुख्तसर लिखना है, पैरावाइज चीज़ें लिखनी है, लेकिन आर्गूमेंट्स ऐड नहीं करने, क्योंकि आर्गूमेंट्स तो बोलने वाली चीज़ है ना, विदाउट एनी आर्गूमेंट और नरेटिव। ठीक है, लफ्ज़ों पे गौर करना, हमने लफ्ज़ों पे खेलना है। उसके बाद रूल 2 की बात करते हैं। ये रूल 1 का 2 था। ग्राउंड्स विच में बी टेकन इन अपील, कौन सी ग्राउंड है जो अपील में उठाई जा सकती हैं या ली जा सकती। द अपीलांट शैल नॉट एक्सेप्ट by leave of the court urge or be heard in support of any ground of objection not set forth in the memorandum of appeal, but the appellate court in deciding the appeal shall not be confined to the grounds of objection set forth within the memorandum of appeal or taken by leave of the court under this rule। यानी अब ये है कि ग्राउंड्स के अलावा जो अदालत है वो उसमें के उसको सुन नहीं सकती। लेकिन इसकी पहली बात करते हैं, द एपिलेंट शेल नॉट, एपिलेंट नहीं कर सकता, पहले तो वो कहता है शेल नॉट, आगे वो फर्दर कॉमे के बाद कहता है एक्सेप्ट बाय द लीव ऑफ अ कोर्ट, लेकिन अदालत की इजाज़त के साथ वो उन ऑब्जेक्शंस को वाज़े तौर पर लिख सकता है जिनकी बुनियाद पर वो आया है अपील के में। यानी किसी डिग्री के खिलाफ ही अपील लेके आया ना, तो वो ये कहता है कि पहले तो वो नहीं लिख सकता, बाद में कहता है इजाज़त, अदालत की इजाज़त के साथ उन सारे ऑब्जेक्शन को लिख सकता है जो ऑब्जेक्शन उसकी अपील को सपोर्ट करते हैं। बट द एपलेट कोर्ट इन डिसाइडिंग द अपील शैल नॉट बी कन्फाइंड टू द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन, लेकिन जब एपलेट कोर्ट जो है वो अपील का फैसला करेगी तो वो खाली ऑब्जेक्शन पर बाउंड नहीं होगी, वो जनरल चीज़ों को भी देखते हुए फैसला कर सकती है। ठीक है, दोबारा पढ़ो, बट द एपलेट कोर्ट, लेकिन एपलेट कोर्ट नहीं, इन द डिसाइडिंग द अपील शैल नॉट बी कन्फाइंड, उसने वर्ड ये कहा है शैल नॉट, बिल्कुल भी बाउंड नहीं है। कन्फाइंड का मतलब होता है बाउंड होना, पाबंद होना। टू द ग्राउंड्स ऑफ ऑब्जेक्शन सेट फोर्थ इन द मेमोरेंडम ऑफ अपील और टेकन बाय लीव ऑफ द कोर्ट अंडर दिस लॉ, provided that the court shall not rest its decision on any other grounds unless the party who may be factored thereby has had a sufficient opportunity of contesting the case on that ground। अब इसमें एक और बात करता है कि जो एपलेट कोर्ट है वो किसी और ग्राउंड पर नहीं जाएगी, हाँ तब जाएगी जब वो डायरेक्ट अफेक्ट कर रही होगी। ऐसे कोई जर्नल बात करेगा जो केस से रेलिवेंट है ही नहीं, वो उस इररेलिवेंट ग्राउंड पर नहीं जाएगी। हाँ, एक ग्राउंड रेलिवेंट है एक चीज़ के, उस ग्राउंड पर वो ज़रूर बात सुनेंगे। ठीक है, उसके बाद है रूल नंबर 3, रिजेक्शन और अमेंडमेंट ऑफ मेमोरेंडम, वेयर द मेमोरेंडम ऑफ अपील इज नॉट ड्रॉन अपॉन in the manner hereinbefore prescribed, it may be rejected or be returned to the appellant for the purpose of being amended within a time to be fixed by the court or be amended then and there।
अब इसमें बात ये करता है 3(1) में कि अगर बताए गए लॉ के मुताबिक, बताए गए तरीके के मुताबिक एक अपील जो है उस मेमोरेंडम के मुताबिक तैयार नहीं होती, तो अदालत जो है उसको अमेंड करने के लिए वापस कर सकती है, या उसको रिजेक्ट कर सकती है, या उसको एक टाइम दे देगी कि ये जो चीज़ें इसमें मिसिंग हैं वो ऐड करके दोबारा लाओ। ठीक हो गया। इसका 3 का सब रूल 3 पढ़ते हैं। वेयर द कोर्ट रिजेक्ट एनी मेमोरेंडम इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच रिजेक्शन। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, एक गौर कीजिएगा। वेयर द कोर्ट रिजेक्ट एनी मेमोरेंडम इट शैल, यानी उसने शर्त लगा दी है कि जब भी कोई चीज़ रिजेक्ट करेगा या जब भी अपील रिजेक्ट करेगा, इट शैल रिकॉर्ड द रीजन फॉर सच रिजेक्शन, कि ये क्यों रिजेक्ट कर रहा है उसकी वजह भी उसमें लिखेगा। Where a memorandum of appeal is amended, the judge or such officer has appointed in this behalf shall sign or initial the amendment। अगर कोई जो जज उसको डिसाइड कर रहा है उसके साइन भी होंगे, अगर अमेंडमेंट के बाद आ गया तो उसको एक्सेप्ट करने के बाद उसको स्टार्ट करेगा। उसके बाद रूल नंबर 4, one of several plaintiffs or defendant may obtain reversal of whole decree where it proceed on ground common to all। यानी जब एक से ज़्यादा मुद्दई या डिफेंडेंट हों और सबका इंटरेस्ट एक ही हो तो कोई एक भी उसके खिलाफ फैसला ले सकता है, फ़ायदा सबको ही, यानी सबका मसला अगर सेम हो तो कॉमन ऑल हो। Where there are more plaintiff or more defendant than one in a such suit and the decree appealed from proceed on any ground, any common ground, all the plaintiffs or all the defendants, any one of the plaintiffs or any one of the defendant may appeal from the whole decree, and thereupon the appellate court may reverse or vary the decree in, vary का मतलब होता है उससे मुनहरफ होना, बदल देना, in favor of the all the plaintiff or defendants as the case may be। यानी एक केस में एक डिग्री से एक से ज़्यादा लोगों को एक ही तरह का नुकसान हो रहा है या एक से ज़्यादा लोगों को एक ही तरह का फ़ायदा हो रहा है, तो उनमें से कोई एक अगर उस फैसले के ख़िलाफ़ जाकर उसको चेंज करवा सकते हैं या उसको ख़त्म करवा सकते हैं। ठीक है, यानी कोई एक भी उसके खिलाफ़ अपील में चला जाता है ना, उस एक कॉमन ऑब्जेक्शन पर सबको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, बेरक साथ साथ रीड करना। रूल नंबर 5, ये था जी इसका पहला पोर्शन जिसमें ये बताया गया कि मेमोरेंडम दायर कैसे होती है, क्या क्या होगा। अब आ गया जी स्टे ऑफ प्रोसीडिंग एंड एग्जीक्यूशन, यानी जब अपील दायर की जाएगी जो नीचे वाली डिग्री है उस पर प्रोसीडिंग पर स्टे कैसे लगेगा और वो रुकेगी कैसे, क्योंकि एक डिग्री जब होती है नीचे तो प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो आप उस ऑर्डर को रुकवाने के लिए ऊपर अपील में आते हैं ना। अब पढ़ो रूल नंबर 5, स्टे बाय appellate court, an appeal shall not operate as a stay of proceeding under a decree or order appeal from। पहली वो बात ये करता है जब आप किसी ऑर्डर के खिलाफ अपील में आते हैं, इट डजंट मीन कि वो प्रोसीडिंग जो है वो स्टे हो जाएगी, वो रुक जाएगी। अगली बात सुनो, एक्सेप्ट सो फार एज द appellate court में ऑर्डर, यानी तब तक नहीं रुकेगी जब तक appellate court कोई ऑर्डर नहीं फरमाती। एक्सेप्ट फॉर appellate court में ऑर्डर, यानी जब तक appellate court जो है वो ऑर्डर नहीं करती तब तक वो प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी। नॉर शैल एग्जीक्यूशन ऑफ ए डिक्री बी स्टेड बाय रीजन ओनली ऑफ एन अपील हैविंग बीन प्रेफर्ड फ्रॉम द डिक्री, बट द appellate court मे फॉर सफिशिएंट कॉज ऑर्डर स्टे ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री। यानी एक एग्जीक्यूशन के खिलाफ आप अपील में गए, एग्जीक्यूशन भी तब तक स्टॉप नहीं होगी जब तक ऑर्डर अदालत नहीं फरमाएगी। यानी आपने अपील दायर कर दी कि मैंने अपील दायर कर दी, प्रोसीडिंग रोक दो, मेरा एक इधर केस था तो वो हमारे ख़िलाफ़ हो गया, तो हमने क्या किया कि उस अपील दायर की हुई थी उसकी कॉपी लेके भाग गया जी इसको रोका जाए, तो वो आगे ऑफिसर, इवन कि हमें पता था कि रुकना नहीं है लेकिन हमने कहा ट्राई कर लेते हैं, हमने ट्राई की। ऑफिसर ने आगे से कहा कि सर अगर आपके पास कोई स्पीकिंग ऑर्डर है तो हम ये प्रोसीडिंग, ये जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसको रोक देते हैं, अदरवाइज़ आप जब तक आपकी अपील अभी ऐसे ही चलेगी हम नहीं रुक सकते। हाँ, आपकी अपील पर कोई कोर्ट ऑर्डर कर देती है कि नीचे जो प्रोसीडिंग हो रही है उसको स्टॉप कर दिया जाए तो हम इसको रोक देंगे। बात समझ आ गई? यानी खाली अपील दायर करने से नीचे वाली इस प्रोसीडिंग नहीं रुकेगी,
नीचे वाली प्रोसीडिंग तब रुकेगी जब ऊपर से ऑर्डर हो जाएगा, स्टे मिल जाएगा। बात करते हैं रूल 6 की। Security in case of order for execution of decree appealed from. Where an order is made for the execution of a decree from which an appeal is pending, the court which passed the decree shall, on sufficient cause being shown by the appellant, required security to be taken for the restitution of any property which may be or has been taken in execution of the decree, or for the payment of the value of such property, and for the due performance of the decree or order of the appellate court. Or the appellate court may for like cause direct the court which passed the decree to be take such security, where an order has been made for the sale of immovable property in execution of a decree and an appeal is pending from the decree, the sale shall, on the application of the judgment debtor to the court which made the order, thus be stayed on such terms as the giving security or otherwise as the court thinks fit until the appeal is disposed of. अब बात क्या है, एक बंदे ने अपील के खिलाफ या एग्जीक्यूशन के खिलाफ अपील की, अब तब तक जब तक वो अदालत को उसमें सेटिस्फाई नहीं कर लेता, मुतमिन नहीं कर लेता, एग्री नहीं कर लेता, तब तक वो प्रोसीडिंग नीचे वाली नहीं रुकेगी। अब जब वो अदालत को मुतमिन कर लेता है, अदालत उस प्रोसीडिंग को स्टे करने का ऑर्डर दे देती है। ऑर्डर देने के बाद कहते हैं कि जी नीचे वाली प्रोसीडिंग रोक दो, लेकिन एक शर्त पर, आप जितनी नीचे डिक्रीटल अमाउंट है उसकी सिक्योरिटी अदालत में जमा करवाओ। मिसाल के तौर पर 5,40,000 की डिक्री थी एक लास्ट टाइम मेरे पास एक केस में, उसके ख़िलाफ़ जब हम अपील में गए तो हमें 5,40,000 की सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ी, अदरवाइज़ अदालत ने कहना था ये पे करो। तो हमने इसके जैसे एक छोटी बॉन्ड जमा करवाते हैं ना, ऐसे ही हम सिविल में भी एक ज़मानत जमा करवाई थी। ठीक है, इन सिंपल वर्ड अगर आपको बताऊं तो मुचलके जमा करवाने वाला सीन है। शाह जी ओके हो गया? वो भी ऐसे ऑर्डर सैदी, इसका एक अलग से रूल है। उसका ये है कि एक तो वो सिविल कोर्ट में दायर नहीं होता, वो सेशन में डायरेक्ट चलता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं रूल 7। रूल 7 नहीं है, रूल 8 की बात करते हैं। रूल 7 ख़त्म है, यानी अमेंड कर उसको ख़त्म कर दिया गया। रूल 8 डायरेक्ट स्टार्ट होता है। सिक्योरिटी इन केस ऑफ exercise of power in appeal from order made in execution of decree. The power conferred by Rule 5 and 6 shall be exercised where an appeal may be or has been preferred not from the decree but from an order made in execution of such decree. यानी ऑर्डर 41 के रूल्स 5 और 6 के मुताबिक, अकमल स्टॉप, रूल 5 और 6 के मुताबिक अगर एक प्रोसीडिंग को आप स्टॉप करवाना चाहते हैं तो इसमें वो ये कहता है कि आपका मेन मौक़िफ़ क्या है, प्रोसीडिंग स्टे हो, आपका डिक्री के साथ आप लेन देन नहीं कर। दोबारा पढ़ो। द पावर कॉन्फर्ड बाय रूल्स 5 and 6 शैल बी एक्सरसाइज वेयर एन अपील मे बी और हैज़ बीन प्रेफर्ड नॉट फ्रॉम द डिक्री बट फ्रॉम एन ऑर्डर मेड इन एग्जीक्यूशन ऑफ ईच सच डिक्री। यानी उसका वो कहता है मेन डिक्री से कोई नहीं है, इसकी जो एग्जीक्यूशन हो रही है, जो इस पर अमल दरामद हो रहा है, उसको रोका जाए। ठीक है, provided that where such appeal has been preferred by the judgment debtor, it shall be required unless the court is of the opinion that application thereon on a respondent or opponent who has made no appearance at the trial court। यानी अगर जो आपके रिस्पोंडेंट हैं, जजमेंट डेप्टर जो है उनको बुला सकता है, रिक्वायर कर सकता है, जिसके खिलाफ वो अपील में गया है कि भाई आप इसके खिलाफ आएँ, यानी अपनी ओपिनियन दें। ये अदालत की कॉल पे होगा। किधर गया? हाँ जी। इन केस ऑफ ए डिक्री फ्रॉम द पेमेंट ऑफ मनी डिपॉजिट द डिक्रीटल अमाउंट और टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर इट्स पेमेंट इन द केस ऑफ एनी अदर डिक्री टू फर्निश सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द डिक्री। यानी वो क्या कहता है, आप तब तक जो है वो जो ओपोनेंट काउंसिल है उसको उस सिक्योरिटी के लिए बुला नहीं सकते जब तक जो डिक्रीटल अमाउंट है आप तब तक पे नहीं करते या उसकी सिक्योरिटी पे नहीं करते। यानी आपने डिक्रीटल अमाउंट है ये, इसके खिलाफ अपील में आ गए,
अपील में आ गए, अब अपील आ गई, अब अपील के लिए दूसरी पार्टी को भी बुलाना है, तो लॉ ये कहता है, रूल 8 ये कहता है आप तब तक उसको नहीं बुला सकते जब तक इसकी सिक्योरिटी जमा नहीं करवाते। रूल नंबर 9, प्रोसीजर ऑन एडमिशन ऑफ अपील। क्या प्रोसीजर है एक अपील के एडमिट होने का या एक्सेप्ट होने का? Where a memorandum of appeal is admitted, the appellate court or the proper officer of that court shall endorse thereon the date of presentation, shall register the appeal in a book to be kept for the purpose। यानी जब एक अपील दायर की जाती है तो अदालत या जो वो मुतलका ऑफिसर होता है जिसके पास अपील दायर की जाती है, वो उस पर जिस दिन वो अपील पेश की जाएगी उसकी डेट लिखेगा और उसको नंबर लगाएगा कि इस डेट को अपील दायर हुई है, इसका ये डायरी नंबर है। रजिस्टर ऑफ अपील्स, द सच बुक शैल बी कॉल्ड द रजिस्टर ऑफ अपील्स। और उसको जो जिस रजिस्टर में वो दर्ज करेगा उसको अपील का रजिस्टर कहा जाएगा। ठीक है। रूल नंबर 10, appellate court may require appellant to furnish security for cost. The appellate court may in its discretion either before the respondent is called upon to appear and answer or afterward on the application of the respondent demand from the appellant security for the cost of the appeal or of the original suit or of the both। अब इसमें बात ये करता है कि ये अदालत पर है कि पहले चाहे रिस्पोंडेंट को बुलाने से पहले सिक्योरिटी ले ले डिक्रीटल अमाउंट की, या उसको बुलाने के बाद सिक्योरिटी ले ले, या रिस्पोंडेंट के कहने पर सिक्योरिटी ले ले कि जनाब मुझे तो बुला लिया, पहले इसके ये जो डिग्री इसके ख़िलाफ़ हुई है जिसमें ये अपील में आया है उसकी सिक्योरिटी तो इससे ले लें। ठीक है। वेयर एप्लट रिजाइड आउट ऑफ पाकिस्तान, इसमें बात ये करता है प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल डिमांड सच सिक्योरिटी इन ऑल केसेस इन विच एप्लांट इज रिजाइडिंग आउट ऑफ पाकिस्तान एंड इज नॉट पोजेस्ड ऑफ एनी सफिशिएंट इमूवेबल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान अदर देन द प्रॉपर्टी इफ एनी टू विच द अपील रिलेट्स, वेयर सच सिक्योरिटी इज नॉट फर्निश्ड विद इन द सच टाइम्स एज द कोर्ट्स ऑर्डर टू, कोर्ट शैल रिजेक्ट द अपील। अब एक बंदा पाकिस्तान से बाहर रहता है, ए है, वो पाकिस्तान से बाहर है, उसकी अपील आ गई है। अब लॉ ये कहता है कि इसकी अपील तब तक मेंटेन है जब तक ये जिस ऑर्डर के खिलाफ आया उसकी सिक्योरिटी जमा करवाए, क्योंकि ये तो फॉरेन नेशनैलिटी है या पाकिस्तान से बाहर रहता है तो इसके पास तो पाकिस्तान में कोई एसेट ही नहीं है। जब तक इस अपील की डिक्रीटल अमाउंट के खिलाफ ये सिक्योरिटी जमा नहीं करवाता तब तक इसकी अपील को नहीं सुना जाएगा। हाँ, अगर ये उस दिए के टाइम के अंदर जमा ही नहीं करवाता तो अपील को क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समझ आ गई? डन। उसके अलावा बात करते हैं रूल 11 की। Power to dismiss appeal without sending notice to lower court. The appellate court, after sending for the record, if it thinks fit so to do, and fixing a day for hearing the appellant or his pleader and hearing him accordingly, if he appears on that day, may dismiss the appeal without sending notice to the court from whose decree the appeal is preferred and without servicing notice on the respondent or his pleader। यानी कि अगर अदालत को लगे जब उसके पास अपील आ गई है तो वो रिकॉर्ड तलब करने के बाद बगैर रिस्पोंडेंट को, दूसरी पार्टी को, मसूल अलैह को, इसमें एक होता है एपिलांट, दूसरा होता है रिस्पोंडेंट, दो चीज़ें। जब जर्नल केस दायर करते हैं पहला बंदा होता है प्लेंटिफ यानी मुद्दई, दूसरा होता है डिफेंडेंट मुद्दा अलैह जिसके खिलाफ केस हो रहा है। जब अपील में जाते हैं पहला बंदा क्या होता है? एपीलांट। दूसरा क्या होता है? रिस्पोंडेंट। इसको कहते हैं अपील गुजार, इसको कहते हैं मसूल अलैह। ठीक है।
ये एक जनरल टॉपिक था, मैंने कहा ये भी साथ साथ बताता जाऊँ। यानी इसमें रूल 11 के मुताबिक वो बताना ये चाह रहा है कि अगर अपील अदालत के पास आ गई और उसको मुनासिब लगे कि इसको ये मेंटेनेबल नहीं है, तो बगैर दूसरी पार्टी को नोटिस किए हुए वो सिर्फ अपीलांट और उसके वकील को सुनने के बाद ही खारिज कर सकती है। इफ़ एनी द डे फिक्स्ड और एनी ऑर्डर other date to which the hearing be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called, or for hearing the court make an order that the appeal be dismissed। अब पहली बात तो इसका जो रूल 11 का रूल 1 है, सब रूल 1 है, उसमें ये कहता है कि अगर अदालत को दूसरी पार्टी को नोटिस ना देने मुनासिब ना लगे तो वो पहले ही रिजेक्ट कर सकती। दूसरी में ये कहती है अगर पहले वो रिजेक्ट नहीं करता, तो इसी 11 के सब रूल 2 में बताता है लॉ कि अगर अदालत इनिशियल स्टेज पर उसको रिजेक्ट नहीं करती और कोई दिन फिक्स कर दिया जाता है, फॉर एग्जांपल अपील के लिए 20/9 दिन फिक्स कर दिया गया है, तो इस दिन अगर मुद्दई नहीं आता, अपीलांट नहीं आता, अपील गुजार नहीं आता, तो अदालत क्या कर देगी, डिसमिस कर देगी, DNP कर देगी, ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन, डिसमिस ड्यू टू नॉन प्रोसिक्यूशन। अच्छा, उसके बाद है रूल नंबर 12 डे फॉर हियरिंग अपील। Unless the appellate court dismiss the appeal under Rule 11, it shall fix a day for hearing the appeal। अगर रूल 11 के तहत अपील डिसमिस नहीं होती तो अदालत क्या करेगी, अगली तारीख फिक्स कर देगी अपील को सुनने के लिए। सब रूल 2 है जी, सच डे शैल बी फिक्स विद रेफरेंस टू द करंट बिजनेस ऑफ द कोर्ट एंड द प्लेस ऑफ द एविडेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट एंड द टाइम नेसेसरी फॉर द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द अपील सो एज टू अलाउ द रिस्पोंडेंट सफिशिएंट टाइम टू अपीयर एंड आंसर द अपील ऑन द सच डे। यानी अब जो नोटिस होंगे, बुलाने का जो तरीकेकार होगा, उसको बताया जाएगा इस दिन इतने बजे इस अदालत में आपने पेश होना, और उसको उसी तरह से प्रॉपर नोटिस भेजे जाएंगे, ठीक है, ताकि रिस्पोंडेंट को पता होगा उसने उस दिन अदालत में आना। एपलेट कोर्ट, दोबारा रिपीट ये है कि अगर रूल 11 के तहत अपील खारिज नहीं होती, 12 की बात कर रहा हूँ, 11 के तहत अपील खारिज नहीं होती तो अदालत क्या करेगी, एक नया दिन फिक्स कर देगी, नई पेशी डाल देगी। जब नई पेशी डालेगी तो इसी का 12 का सब रूल 2 है, उसमें यह कहता है कि उसका तरीक़ेकार ये होगा कि प्रॉपर दिन, टाइम, प्लेस डिसाइड किया जाएगा, इस दिन इतने बजे इस जज की कोर्ट में आपने पेश होना और आंसर देना, जवाब देना इस अपील का कि आप क्या कहते हैं अपने हक में। रूल 13 की बात करते हैं। एपलेट कोर्ट गिव नोटिस टू द कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड फ्रॉम, यानी एपलेट कोर्ट जो है वो नीचे वाली अदालत को भी नोटिस भेजेंगी जिस डिग्री की अपील ऊपर आई हुई है। Where the appeal is not dismissed under Rule 11, and the appellate court shall send notice of the appeal to the court from whose decree the appeal is preferred. Transmission of paper to appellate court. Where the appeal is from the decree of a court and the records of which are not deposited in the appellate court, the court receiving such notice shall send with all practicable dispatch all material paper in the suit or such paper as may be specifically called for by the appellate court। यानी जब नीचे वाली लोअर कोर्ट को नोटिस आएंगे तो वो जितने मुतलका कागज़ हैं उनको भेजेगी, किसको, appellate कोर्ट को, लोअर कोर्ट भेजेगी, और उसके बाद वो कागज़ तो स्पेसिफिकली भेजेगी जो वाज़े तौर पर अदालत ने डिमांड की है, ठीक है। रूल नंबर, इसी का रूल 3 है, कॉपीज ऑफ एग्जिबिट्स इन कोर्ट हुज डिक्री अपील्ड। Either party may apply in writing to the court from whose decree the appeal is preferred, specifying any of the paper in such court of which he requires copies to be made, and copies of such papers shall be made at the expense of and given to the applicant। अब इसके अलावा जिसके खिलाफ डिक्री होती है उसको भी राइट है कि वो उस ऑर्डर की अटेस्टेड कॉपी ले, और अदालत कहती है लोअर कोर्ट को, एपलेट कोर्ट, कि आप बाउंड है एप्लीकेंट को कॉपी देने की, हाँ जितने उसके पैसे बनते हैं, जितनी उस कॉपी की फ़ीस बनती है एक्चुअल, आप वो रिसीव करें, लेकिन उसको अटेस्टेड कॉपी ज़रूर प्रोवाइड करें। रूल 14 की बात करते हैं। रूल 14, 13 तो पढ़ लिया। पब्लिकेशन एंड सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द डे फॉर हियरिंग अपील। Notice of the day fixed under Rule 12 shall be fixed in the appellate court house, and a like notice shall be sent by the appellate court to the court from whose decree the appeal is preferred, and shall be served on the respondent or his pleader
in the appellate court in the manner provided for the servers on the defendant of a summons or appear and answer and all the provision applicable to such summons and the proceeding with reference to the service thereof shall be applied to the service of such notice। यानी अब ये है कि जिस अपील के खिलाफ आप जिस डिग्री के खिलाफ आप अपील में आए हैं, रूल 12 के तहत जब डे फिक्स हो गया है तो तमाम पार्टियों को जो रिस्पोंडेंट्स हैं और उसके बाद लोअर कोर्ट्स हैं उनको प्रॉपर नोटिस भेजे जाएंगे। ठीक है, लेकिन नोटिस का जो खर्चा वगैरह है वो कौन पे करेगा? एप्लीलांट पे करेगा। एपलेट कोर्ट मे इटसेल्फ काज नोटिस टू बी सर्व इंस्टीड ऑफ सेंडिंग द नोटिस टू द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री इज अपील is preferred. The appellate court may itself cause the notice to be served on the respondent or his pleader under the provision above referred to। यानी अदालत खुद नीचे वाले रिस्पोंडेंट्स को और लोअर कोर्ट को नोटिस भेजेगी। वो जो एप्लीकेंट है या एपीलांट है उसने सिर्फ उसकी कॉस्ट पे करनी है। ठीक है, जो फिक्स है। बात करते हैं रूल 15 की। Contents of notice. The notice to the respondent shall declare that if he does not appear in the appellate court on the day so fixed, the appellate appeal will be heard ex parte। अब जो नोटिस का कंटेंट है, जो मवाद है, रूल 15 के मुताबिक अगर रिस्पोंडेंट बताए गए दिन पर जो पेशी फिक्स है उस पर पेश नहीं होता और अपने मौक़िफ़ में आकर कुछ नहीं कहता तो अपील जो है उसके खिलाफ यक तरफा सुन ली जाएगी, एक्स पार्टी सुन ली जाएगी। ठीक है। रूल 16 की बात करते हैं। प्रोसीजर ऑन हेयरिंग। हेयरिंग का प्रोसीजर क्या है? ऑन द डे फिक्स्ड ऑन एनी अदर डे टू बी विच द हेयरिंग मे बी एडजर्न्ड द एपीलेंट शैल बी हेard इन सपोर्ट ऑफ द अपील। यानी जब अपील के लिए दिन फिक्स किया जाएगा अपील सुनने के लिए, तो अपील के लिए सबसे पहले किसको सुना जाएगा? एपीलांट को, कि वो अपनी अपील के हक में दलाइल दे। सेकंड बात पढ़ते हैं इसकी, सेकंड रूल पढ़ते हैं। द कोर्ट शैल देन इफ इट डज नॉट डिसमिस द अपील एट वंस, अगर अर्ली पॉसिबल स्टेज पर अपील सुनते ही अदालत खारिज नहीं करती, the responded against the appeal and in such case the appellant shall be entitled to reply। अगर अपील इनिशियल स्टेज पर अदालत खारिज नहीं करती ज़ुहैब, तो अदालत क्या करेगी? रिस्पोंडेंट को मौका देगी कि आप भी अपने दलाइल पेश करें। रूल 17 की बात करते हैं। डिसमिसल ऑफ अपील फॉर appellant default where on the day fixed or any other day to which the hearing may be adjourned, the appellant does not appear when the appeal is called on for hearing, the court may make an order that the appeal is dismissed। यानी अपील के लिए एक दिन फिक्स किया गया, ये 20 तारीख फिक्स कर ली गई। अपील को कहा गया कि आपने 20 तारीख को अदालत में पेश होने, आपकी अपील लगी हुई है। अपील गुजार नहीं आता उस दिन हेयरिंग पर, वो अब्सेंट होता है, तो अदालत क्या करेगी? अपील को खारिज कर देगी। इसी का 17 का सब रूल 2 पढ़ते हैं। हेयरिंग अपील एक्स पार्टी वेयर द अपीलेंट अपीयर्स एंड द रिस्पोंडेंट डज नॉट अपीयर, द अपील शैल बी हेard एक्स पार्टी। यानी 17 के 2 के तहत अगर अपील गुजार हाजिर है लेकिन रिस्पोंडेंट हाजिर नहीं है तो रिस्पोंडेंट के खिलाफ जो अपील है वो यक तरफा सुन ली जाएगी। रूल 18 पढ़ते हैं। Dismissal of appeal where notice not served in consequences of appellant failure to deposit cost। यानी कि अपील जो है वो डिसमिस कर दी जाएगी अगर एपीलांट ने अपील के जो नोटिस हैं उसका खर्चा डिपॉजिट ना करवाया। Where on the day fixed or on any other day to which the hearing may be adjourned, it is found that the notice to the respondent has not been served in consequences of the failure of the appellant to deposit within the period fixed the sum required to defray the cost of service the notice, the court may make an order that the appeal be dismissed। यानी जो ज़ुहैब एक दिन अपील के लिए फ़िक्स किया गया है उससे पहले जो है
एक ऑर्डर फरमाया गया नोटिस का, अगर उस दिए गए टाइम के अंदर वो जो अपील गुजार है वो नोटिस की कॉस्ट पे नहीं करता उस दिए गए टाइम के अंदर, तो अदालत के पास इख्तियार है कि अपील को डिसमिस कर दे। इसी का पार्ट 2 पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, यानी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं किया जाएगा। पहले कहते हैं कि अगर वो कॉस्ट पे नहीं करता तो अपील को क्या कर दिया जाए, खारिज कर दिया। नीचे वो क्या कहता है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड, यानी इस तरह का कोई भी ऑर्डर नहीं किया जाएगा। ऑल्दो द नोटिस हैज नॉट बीन सर्व्ड, यानी कि नोटिस चाहे नहीं पहुंचे, अपॉन द रिस्पोंडेंट इफ ऑन डे सच डे द रिस्पोंडेंट अपीयर व्हेन द अपील इज कॉल्ड ऑन फॉर हियरिंग, यानी रिस्पोंडेंट को कहा गया कि आपने इस डेट से पहले नोटिस की कॉस्ट पे करनी है, लेकिन वो उसको जमा करवाने में नाकाम रहा, तो लॉ क्या कहता है इसका 18 का सब रूल 1 के अपील को खारिज कर दिया जाए। लेकिन किस दिन खारिज होगा, जो अगली डेट फिक्स होगी, क्योंकि जिस दिन हेयरिंग होगी उसी दिन ही ऑर्डर होगा ना जो भी हुआ। अगर उस दिन नोटिस भी नहीं हुए लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो खुद आ गया, चाहे उसको जैसे पता चला है, मेरे से पता चला है, तेरे से पता चला है, या किसी दोस्त ने बताया है, अगर रिस्पोंडेंट उस दिन आ गया है तो अपील खारिज नहीं की जाएगी, चाहे उसने कॉस्ट पे की है अपीलांट ने चाहे नहीं की, क्योंकि मेन काम क्या था, रिस्पोंडेंट को बुलाना, तो रिस्पोंडेंट क्या है, आ गया। बात समझ आ गई। रूल 19, readmission of appeal dismissed for default, where an appeal is dismissed under rule 11 sub rule 2 or rule 17 or rule 18, the appellant may apply to the appellant court for the readmission of the appeal, and where it is proved that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the appeal was called on for hearing on from depositing the sum also required, the court shall readmit the appeal on such terms as cost or otherwise as things fit। यानी रूल 19 के मुताबिक वो कहता है कि अपीलांट की अपील बार बार खारिज हुई है या एक बार किसी भी रीज़न से खारिज हुई है, रूल 11 के तहत खारिज हुई है, 17 के तहत खारिज हुई है या 18 के तहत खारिज हुई है, लॉ ये कहता है कि अगर अपीलांट आके बताता है कि जनाब मुझे तो किसी ने काबू करके रखा हुआ था, मुझे तो किसी ने पेश ही नहीं होने दिया, तो ये कोई ऐसी वजूहात बताता है जो एक वाकई रीज़नेबल चीज़ हो, तो अदालत क्या करेगी, अपील को दोबारा एडमिट कर लेगी और डेट फिक्स कर देगी। ठीक है, अब अदालत की मर्ज़ी है कि चाहे उसको जुर्माने के साथ फिक्स करे या बगैर जुर्माने के करे, वो उसके लिए फिर रीज़न देगा ना, उसने पहले कहा है कि अगर उस रीज़न के अंदर वो करता है। ठीक है, हाँ सबकी। उसके बाद 20 रूल 20, rehearing on application of power to adjourn hearing and direct person appearing interested to be made respondent, where it appears to the court at the hearing that any person who was a party to the suit in the court from whose decree the appeal is preferred but who has not been made a party to the appeal is interested in the result of the appeal, the court may adjourn the hearing to a future day to be fixed by the court and direct that such person be made a respondent। अब एक बंदा जब नीचे केस चल रहा था लोअर कोर्ट में, तो एक बंदा केस की पार्टी था, लेकिन जब केस ऊपर एपलेट कोर्ट में आ गया तो उस बंदे को पार्टी नहीं बनाया गया, और वो अदालत में उस पेशी पर आके कहता है जनाब माय लॉर्ड मैं इस केस की मेन पार्टी हूँ, मुझे इसमें रिस्पोंडेंट ही नहीं रखा गया, तो अदालत उस दिन की पेशी जो है, यानी 20 की पेशी पड़ी थी तो इसको 25 में डालकर कहेगा और साथ ऑर्डर करेगा कि इसकी केस तो अर्जेंट हो गया, यानी डेट अगली डल गई है, तो लिहाजा ये करें कि ये जो बंदा अब आके कह रहा है कि मैं भी पार्टी हूँ, इसको भी इस केस का रिस्पोंडेंट बनाया जाए, केस की पार्टी बनाई जाए। ठीक है, जैसे 110 देते हैं वही हिसाब है। अपील में पार्टी बनने के लिए कौन सा रूल अप्लाई होता है, ऑर्डर 41 रूल 20। उसके बाद है ऑर्डर 41 रूल 21, रीहियरिंग ऑन एप्लीकेशन ऑफ रिस्पोंडेंट अगेंस्ट होम एक्स पार्टी डिक्री मेड, यानी अगर रिस्पोंडेंट के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई हो चुकी हो, वेयर एन अपील इज हेयर्ड
X party and judgment is pronounced against the respondent, he may apply to the appellate court to rehear the appeal, and if he satisfies the court that the notice was not duly served or that he was prevented by sufficient cause from appearing when appeal was called on for hearing, the court shall rehear and appeal on such terms as to cost or otherwise as it thinks fit to impose upon him. यानी अगर रिस्पोंडेंट के खिलाफ अपील यक तरफ़ा सुन ली जाती है, उसके खिलाफ यक तरफ़ा का फैसला आ जाता है, तो वो अदालत में एप्लीकेशन देता है कि इस अपील को दोबारा सुना जाए। अगर वो अदालत को मुतमिन कर लेता है, सेटिस्फाई कर लेता है कि जनाब मुझे नोटिस ही नहीं पहुँचे या मुझे ज़ोएब इसमें आने से पेश होने से रोका गया है, अगर अदालत उसकी ग्राउंड्स पर मुतमिन हो जाती है तो वो क्या होगा कि अपील के लिए नया दिन फिक्स कर देगी। अगर अदालत को वो मुतमिन नहीं कर पाता तो फिर उसकी एप्लीकेशन खारिज कर दीजिए। रूल 22, upon hearing, respondent may object to decree as if he had preferred separate appeal. Any respondent, though he may be not have appealed from any part of the decree, may not only support the decree on any of the grounds decided against him in the court below, but take any cross objection to the decree which he could have taken by a way of appeal, provided he has filed such objection in the appellate court within 1 month from the date of service on him or his pleader of notice of the day fixed for hearing the appeal, or within the such further time as the appellate court may see fit to allow। यानी बात इसमें ये की जाती है कि अगर एक पार्टी है उसको किसी एक चीज़ पर ऑब्जेक्शन है, उसको ऐड ही नहीं किया गया, तो अदालत उसको 1 महीने का टाइम देती है कि भाई आप इस पर 1 महीने के अंदर अंदर कोई नई चीज़ फाइल करना चाहते हैं तो आप कर लें। फ्रॉम फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्शन एंड प्रोविजन एप्लीकेबल देयर टू such cross objection shall be in the form of memorandum and the provision of rule 1 so far as they relate to his form and contents of the memorandum of appeal shall be applied thereto। यानी अब सब रूल 2 के मुताबिक कहते ये है कि जो आप ऑब्जेक्शन वाले नई ग्राउंड आप फाइल करेंगे तो वो भी मेमोरेंडम की फॉर्म में होगी, प्रॉपर केस की फॉर्म में होगी। आप अपनी तरतीब बताएंगे ये सीन है, ये है। मेमोरेंडम की बात का पता है ना, मेमोरेंडम कैसे तैयार की जाती है अपील की, तो इसमें भी कहते हैं form of objection and provision applicable thereto such cross objection shall be in the form of memorandum, यानी वो भी मेमोरेंडम की फॉर्म में होनी चाहिए। unless the respondent file with the objection a written acknowledgement from the party who may be affected by such objection or is pleader of having received a copy thereof, the appellate court shall cause a copy to be served as soon as may be after the filing of the objection on the such party or his pleader at the expense of the respondent। यानी जो उसमें दूसरी पार्टीज़ हैं वो रिस्पोंडेंट के एक्सपेंस पर बाकियों को भी उस ऑब्जेक्शन की बेस पर जो उसने ऑब्जेक्शन फाइल किया होता है उसकी कॉपियाँ प्रोवाइड की जाती हैं, लेकिन उसकी कॉस्ट कौन बियर करेगा? जिसने वो ऑब्जेक्शन फाइल किया होता है। रूल नंबर 4, सब रूल नंबर 4, वेयर इन एनी केस इन विच रिस्पोंडेंट हैज़ अंडर this rule filed a memorandum of objection, the original appeal is withdrawn or is dismissed for default, the objection is so filed and nevertheless be heard and determined after the such notice to the other parties as the court thinks fit। यानी अगर मेन केस में आपने कोई ऑब्जेक्शन उठाया है ना, ऑब्जेक्शन फाइल की है, जब मेन केस खारिज, ऑब्जेक्शन खुद ब खुद ख़त्म। जब मेन केस ही नहीं रहा, उसमें ज़ोहेब फाइल किया गया ऑब्जेक्शन, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, एक केस में ही आपने ऑब्जेक्शन उठाया था, जब वो केस ही नहीं रहा तो ऑब्जेक्शन की क्या वैल्यू। द प्रोविजन रिलेटिंग टू द प्रॉपर अपील, प्रॉपर वर्ड होगा आई थिंक, अच्छा, प्रॉपर अपील शैल सो फार एज दे कैन बी मेड एप्लीकेबल एन ऑब्जेक्शन अंडर दिस रूल। यानी जो प्रोविजन अपील पर एप्लीकेबल होंगी वही ऑब्जेक्शन पर एप्लीकेबल होंगी, यानी वही तरीक़ेकार होगा। रूल 23, रिमांड ऑफ केस बाई एप्लड कोर्ट। अब रिमांड ऑफ केस का मतलब क्या होता है? अदालत 1 ने, कोर्ट 1 ने फैसला सुनाया, आ गया कोर्ट 2 में,
इसको कहते हैं एपलेट कोड, कोड 2 में आ गया। इधर एपलेट कोड पर फैसला चलता रहा। अब दोनों पार्टियां बहस करती नहीं, अदालत कहती है इसमें कुछ चीज़ें मिसिंग है, ना एप्लांट के हक़ में फ़ैसला करती है ना रिस्पोंडेंट के हक़ में फ़ैसला करती है। अदालत क्या करेगी, इसको रिवर्स कर देगी, नीचे वाली लोअर कोर्ट को भेज देगी कि इस पर दोबारा एविडेंस रिकॉर्ड करो। अब जो उसी फैसले को नीचे भेजना है, अपील को, केस को वापस करना है, रिवर्स करना है, उसको कहते हैं रिमांड करना। ठीक है, अपील में कोई किसी केस को जो रिमांड करना होता है वो बेसिकली ये होता है कि नीचे वाली अदालत को मैटर भेज देते हैं कि इसको शुरू से सुनो, दोबारा जो चीज़ें वो दोबारा सारे एविडेंस जो हैं दोबारा कलेक्ट करो, सारे मामला दोबारा कलेक्ट करो, ताकि सारे मामला दोबारा देखे जाए, जो बीच में फ्लॉज हैं वो सारे क्लियर हो जाए, उसके बाद हम फैसला कर लें। अब सुनो इसको, where the court from whose decree an appeal is preferred has been disposed of from a preliminary point and the decree is reversed in appeal, the appellate court may, if it thinks fit by order, remand the case and may further direct that issue or issue shall be tried in the case so remanded and shall send a copy of its judgment and order to be court from whose decree to appeal is preferred with the direction to re-admit the suit under the original number in the register of civil suits and the proceed to determine the suit and the evidence, if any recorded during the original trial, shall subject to all such just exception to be evidence during the trial after remand। यानी अब रिमांड के लिए एप्लीकेशन दे दिया तो नीचे वाली कोर्ट को वो जो जजमेंट, रिमांड की जजमेंट होगी, वो भी भेजेंगी कि इसको उसी नंबर से दोबारा सुनो जिस नंबर से ऑलरेडी आपके पास पहले चल रहा था, और इसमें जो चीज़ें रहती हैं उसको दोबारा एडमिट करो, री एडमिट करो। ठीक है, रिमांड की समझ आ गई ना अकमल? सोनिया आप तो नहीं भूलेगा? अच्छा, उसके बाद है 23A, पावर ऑफ द एपलेट कोर्ट, where the court from whose decree an appeal is preferred has been disposed of the case otherwise than one or a preliminary point and the decree is reversed in appeal and retrial is considered necessary, the appellate court shall have the same power as it has under rule 23। यानी जो पावर appellate कोर्ट के पास 23 के मुताबिक हैं, वही पावर 23A के मुताबिक appellate कोर्ट के पास हैं कि वो कभी भी रिमांड करके केस को वापस भेज सकते हैं जिसकी अपील उसके पास आई होती है, अगर उसको मुनासिब लगे तो। ठीक है आसाम, रूल 24 पढ़ते हैं आसाम, गौर करो। वेयर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड सफिशिएंट, appellate court may determine case finally, where the evidence upon the recorded is sufficient to enable the court to pronounce judgment, the appellate court may, after resetting the issues, if necessary, finally determine the suit, notwithstanding that the judgment of the court from whose decree the appeal is preferred has proceeded wholly upon some ground other than that on which the appellate court proceed। यानी अगर जो रीजंस थी वो एपलेट कोर्ट ने रिकॉर्ड कर ली, सारे मामला रिकॉर्ड हो गए, तो उसके बाद अदालत के पास 24 के मुताबिक इख्तियार है कि वो जजमेंट प्रनाउंस कर दे। ठीक है, दोनों पार्टियों की बहस सुन ली, जो मामला थे वो सुनने के बाद एपलेट कोर्ट जो है वो क्या कर सकती है, केस को फाइनली डिसाइड कर सकती है। उसके बाद रूल 24, या 25, where appellate court may frame issues and refer them for trial to court whose decree appealed from, where the appeal from whose decree the appeal is preferred has omitted to frame or try to an issue or to determine any question of fact which appear to the appellate court essential to right decision of the suit upon the merits, the appellate court may, if necessary, frame issue and refer the same for trial to the court from whose decree appeal is preferred, and in such case shall be direct such court to take additional evidence required। इसमें बात ये करता है कि फर्स्ट प्लेस से दूसरी जगह जब एपलेट कोर्ट में डिक्री आती है तो इधर आके कोई नए इशू फ्रेम होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा ट्रायल, ये जो पहली कोर्ट है ना, जो ओरिजिनल कोर्ट है जहाँ पे मेन सूट चल रहा होता है, ये सारे एविडेंस रिकॉर्ड करती है, फिर जजमेंट देती है। ये बड़ी कोर्ट है, ये क्या है, ये है एपलेट कोर्ट। और एपलेट कोर्ट का काम क्या है, उसने अपील सुननी होती है, उस पर फैसला सुनाना होता है।
उसने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करने होते। हाँ, अगर कुछ एविडेंस रह गए अकॉर्डिंग टू रूल 25 वो कहता है कि ये चीज़ें मिसिंग थी, वो फ्रेम एडिशनल ये अगर फ्रेम इशू करता है तो उसके लिए वो नीचे वाली अदालत को दोबारा केस भेज सकता है कि ये जो मैंने स्पेसिफाई फ्रेम इशू किए हैं ना, इन पर दोबारा एविडेंस जो है वो रिकॉर्ड करो। इसके लिए या तो वो उसी सेम अदालत में केस भेज सकती है एपलेट कोर्ट, या किसी और में भेज सकती है। तो फर्दर पढ़ते हैं। एंड सच कोर्ट शैल प्रोसीड टू ट्राई सच इश्यूज एंड शैल रिटर्न द एविडेंस टू द एपलेट कोर्ट टुगेदर विद इट्स फाइंडिंग देयरटो एंड द रीजन देयरऑफ। यानी बात यह है कि जो इशू एपलेट कोर्ट ने फ्रेम किए उस पर ट्रायल कंडक्ट करने के बाद दोबारा केस जो है एपलेट कोर्ट को, यानी एपलेट कोर्ट ने इशू फ्रेम करके केस भेज दिया ऊपर, यानी लोअर कोर्ट को नीचे भेज दिया। अब नीचे वाली उन एविडेंस को कलेक्ट करने के बाद, सारा केस सुनने के बाद दोबारा कहेगी कि ये मैंने नए एविडेंस रिकॉर्ड किए, सुनने के बाद नीचे भेज देगी। ठीक है। रूल 26, findings and evidence to be put on record. Such evidence and findings shall be from part of the record in suit, and either party may, within a time to be fixed by the appellate court, present a memorandum of objection to be any finding. यानी जितने भी फाइंडिंग्स या जितनी भी चीज़ें होंगी वो बाकायदा रिकॉर्ड बनेंगी और ये सारी चीज़ें मेंटेन होंगी कि ये इतनी दिन पे जो इन्होंने ऑब्जेक्शन फाइल किया वो सारा मेंटेन किया गया। ठीक है। उसके बाद इसी का सब रूल 2 है, डिटर्मिनेशन ऑफ अपील आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ द पीरियड सो फिक्स फॉर प्रेजेंटिंग सच मेमोरेंडम द एपलेट कोर्ट शैल प्रोसीड टू डिटरमिन द अपील। यानी ये दिए गए टाइम के बाद एपलेट कोर्ट जो है वो अपील को फिक्स करने का हक रखती है। रूल 27 है, प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल एविडेंस इन एपलेट कोर्ट, द पार्टीज टू एन अपील शैल नॉट बी इंटाइटल्ड टू प्रोड्यूस एडिशनल एविडेंस वेदर ऑरल और डॉक्यूमेंट्री इन द एपलेट कोर्ट, बट इफ, यानी पहली वो बात ये करता है कि जो पार्टियां हैं वो एडिशनल एविडेंस लाने की हकदार नहीं है, नहीं ला सकती, उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन साथ ही वो कह देता है बट इफ़, लेकिन अगर द कोर्ट फ्रॉम हुज डिक्री द अपील इज प्रेफर्ड हैज़ बीन रिफ्यूज टू एडमिट एविडेंस और टू हैव बीन एडमिटेड, यानी नीचे वाली अदालत ने एविडेंस रिकॉर्ड करने से, अगर कोई एविडेंस रिकॉर्ड करने से इनकार कर दिया तो वो कौन से ऊपर वाली कोर्ट रिकॉर्ड कर सकती है। The appellate court require any document to be produced or any witness to be examined to enable to pronounce judgment or for any other substantial cause, या कोई additional evidence appellate court record करना चाहे तो वो कर सकती है। Where additional evidence is allowed to produce by an appellate court, the court shall record the reason for its admission। यानी अगर एपलेट कोर्ट जो है एडिशनल एविडेंस मंगवाती है, उनको रिकॉर्ड करती है, तो उसको मंगवाने और रिकॉर्ड करने की ऑर्डर में रीज़न भी लिखेगी कि यहाँ पे मुझे इस चीज़ की कमी नज़र आई थी, इस वजह से इसको सपोर्ट करने के लिए, साबित करने के लिए मैंने एडिशनल एविडेंस मंगवाए हैं। ठीक है। 28 पढ़ते हैं। Mode of taking additional evidence, wherever additional evidence is allowed to be produced, the appellate court may either take such evidence or direct the court from whose decree the appeal is preferred or any other subordinate court to take such evidence as send it with take to appellate court। यानी जो additional evidence हैं अपील या तो appellate court खुद भी उनको कंडक्ट कर सकती है, या जिस अपील डिग्री पर अपील सुन रही उसी अदालत को वापस भेजेगी जिसकी वो अपील सुन रही होती, इसको ही वापस भेज देगी कि ये एविडेंस जो एडिशनल आए इनको कलेक्ट करके इन पर दोबारा जो है अपनी राय देकर भेजें ऊपर, या इसकी बजाय वो किसी और कोर्ट को भेज सकती है कि आप ये एडिशनल एविडेंस कलेक्ट करें और उस पर राय दें। ठीक है। 29 पॉइंट्स टू बी डिफाइंड एंड रिकॉर्डेड, वेयर एडिशनल evidence is directed or allowed to be taken, the appellate court shall specify the point to which the evidence is be confined and record this proceeding the point so specified। 29 के मुताबिक अगर appellate कोर्ट, हायर अदालत, हाई कोर्ट एडिशनल एविडेंस को अलाउ करती है तो होगा क्या कि उसको वाज़े तौर पर लिखेगी कि इतने पोर्शन के जो ये एविडेंस हैं ये एडिशनल हैं, वो जो पहले कंडक्ट हुए हैं वो सेपरेट है, ये एडिशनल है। उन एडिशनल एविडेंस को पॉइंट आउट करेगी, स्पेसिफिक लिखेगी। उसके बाद है 30 जजमेंट इन अपील, जजमेंट व्हेन एंड वेयर प्रोनाउंस
The appellate court, after hearing the parties on their pleader and refer to any part of the proceeding, whether on appeal or in court, from whose decree the appeal is preferred, to which reference may be considered necessary, shall pronounce judgment in open court, either at once or pronounce some future day of fixed. Such notice shall be given to the party or their pleader. यानी कि अगर 30 के मुताबिक appellate कोर्ट ने जजमेंट पास करनी है तो उसी दिन, जिस दिन उसने आर्गूमेंट सुने होने हैं, उसी दिन पास कर सकती है, या उसके अलावा कोई नया दिन फिक्स करके ओपन कोर्ट में यानी अदालत में जजमेंट पास करेगी, ना कि अपने चैम्बर में। ठीक है। रूल 31, कंटेंट एंड डेट एंड सिग्नेचर ऑफ द जजमेंट। जजमेंट में क्या क्या शामिल होगा? द पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन, किन पॉइंट को डिटर्मिन किया गया है। डिसीजन देयर ऑन, किस चीज़ पर डिसीजन दिया गया है। द रीज़न फॉर द डिसीजन, रीज़न फैसला देने की वजह क्या है। वेयर द डिक्री appealed from is reversed or where is or the relief which the appellant is entitled, यानी किस डिग्री को रिवर्स किया गया यानी वापस भेजा गया, या उससे मुनहरफ फैसला दिया गया, या जो रिलीफ एप्लांट को प्रोवाइड किया गया। एंड सच शैल एट द टाइम दैट इज प्रोनाउंस्ड बी साइंड एंड डेटेड बाय द जज और बाय द जजेस कंक्यूरिंग देयरइन, यानी वो अपील जिसने सुनी होगी उसके साइन शुदा वो जजमेंट होगी। 32, What judgment may be direct? The judgment may be for confirming, varying or reversing. एक नीचे वाली कोर्ट ने फैसला किया confirming, वो कन्फर्म हो गया, पक्का हो गया, यानी एपलेट कोर्ट ने उसको बदला ही नहीं, तो वो क्या है? कन्फर्म। वेरिंग, फैसला क्या है? तब्दील कर दिया। उसके बाद क्या है? रिवर्सिंग, फैसलों क्या है? वापस कर दे। यानी जजमेंट वो कहता है किस किस्म की होगी? जजमेंट इन 3 किस्मों की होगी, या अदालत फैसले को पक्का कर देगी, कन्फर्म कर देगी, या उसके मुख्तलिफ फैसला दे देगी, उसके खिलाफ फैसला दे देगी, वेरी कर देगी, या रिवर्स कर देगी, फैसले को वापस कर देगी। सेम एज इट एज जो पहले चल रहा था, अपील से पहले डिक्री हालत थी, डिक्री से पहले, वो बहाल कर देगी। Power of court of appeal. The appellate court shall have power to pass any decree and make any order which ought to have been passed or made, and to pass or make such further or other decree or order as the case may require, and this power may be exercised by the court notwithstanding that the appeal is so as to part only of the decree, and may be exercised in favor of all or any of the respondent or parties, although the such respondent or parties may not have been filed an appeal or objection, provided that appeal court shall not make any order under section 35A in pursuance of the any objection on which the court from whose decree the appeal is preferred has been omitted or refused to make such order. अब अदालत के पास पावर है कि दोनों पार्टियों को, तमाम पार्टियों को सुनने के बाद एक फ़ैसला सुना देगी, जितने के हक़ में बनता उतना सुना देगी, जितने के हक़ में नहीं बनता उतना सुना देगी। हाँ, जो पार्टी ही नहीं थी उनके हक़ में जो उनको मुनासिब लगेगा वो ऑर्डर कर देगी। 34, dissent to be recorded. Where the appeal is heard by more judges than one, and judges dissenting from the judgment of the court shall state in writing the decision on order that he thinks should be passed on the appeal, and he may be state his reason for the same. यानी जितने जजेस अपील को सुन रहे होंगे, फॉर एग्जांपल एक जजमेंट को 5, एक अपील को 5 जज सुन रहे होंगे, 3 का फैसला अगर एक साइड पे, 2 का एक साइड पे, 3 अपनी राय लिखेंगे, 2 अपनी राय लिखेंगे, हम इस तरह इससे एग्री हैं, हम इस तरह इससे एग्री नहीं हैं। 35, डेट एंड कंटेंट्स ऑफ द डिक्री ऑफ द अपीलेट कोर्ट शैल बियर डे ऑन विच द जजमेंट वाज प्रोनाउंस्ड। The decree shall contain the number of the appeal and the name, description of the appellant and respondent, and a clear specification of relief granted or other adjudication made. The decree shall also state the amount of cost incurred and appeal, and by whom or out of what property, and is what proportion such cost and the cost in the suit are to be paid. The decree shall be signed and dated by the judge or judges who passed. यानी इसमें बात ये करता है कि जो एक जजमेंट का फैसला होगा उसमें जिस दिन डिक्री फैसला होगा, वो तारीख, वो दिन, वो डिस्क्रिप्शन के किस किस पार्टी ने डिक्री दायर की, अपील दायर की, किसके खिलाफ हुआ, कौन कौन से इसमें लोग थे, किस प्रॉपर्टी पर फैसला हुआ, कितनी अमाउंट का फैसला हुआ, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, वो जजमेंट में शामिल होगी। ठीक है इब्राहिम। जजमेंट डिसेंडिंग फ्रॉम जजमेंट नीड नॉट साइन
Provided that where are more judges than one or there is a difference of opinion among them, it shall not be necessary for any judge descending from the judgment of the court to sign the decree. यानी जो जजमेंट के खिलाफ जा रहा है, जो फैसले के हक में जा रहे हैं मेजोरिटी, वो तो साइन करेंगे, लेकिन जो डिसेंडिंग है, जो उसके खिलाफ जा रहे हैं, वो साइन जजमेंट पे नहीं करेंगे। पढ़ते हैं 36 कॉपीज ऑफ जजमेंट एंड डिक्री टू बी फर्निश्ड टू द पार्टीज। Certified copies of the judgment and decree in appeal shall be furnished to the parties on application to the appellate court and at their expenses. यानी दोनों पार्टियों को जजमेंट की जो कॉपी है वो प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो उसकी फ़ीस बनती है वो दोनों पार्टियां जितनी जितनी बनती होगी, 40, 50, 60 रुपये जो बनती होगी वो पे करेंगी। 37 सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डिक्री टू बी सेंट टू कोर्ट हुज डिक्री अपील फ्रॉम। यानी दोनों पार्टियों को डिक्री कॉपीज देने के बाद जो एपलेट कोर्ट है वो लोअर कोर्ट को भी डिग्री भेजेगी, जिसकी डिग्री के खिलाफ ऊपर अपील सुनी गई है, उस लोअर कोर्ट को भी डिग्री भेजेगी कि आपकी डिग्री के खिलाफ ये फैसला आया है, लिहाजा आप इसको अपने रिकॉर्ड में भी मेंटेन कर लें और दर्ज कर लें कि इस डिग्री की जो अपील हुई है इस डिग्री पर उसका एपलेट कोर्ट से क्या फैसला है। ठीक है, ये